अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए शादी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। बेसिकली ये डिज़ीज़ तब अकर होती है जब स्टमक के अंदर जितना भी कंटेंट है, यानी जो एसिड्स होते हैं, वो ज़्यादा देर तक एसोफेगस की म्यूकोज़ा में रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से दो कंडीशन हो सकती है, या तो एसोफेजाइटिस हो सकता है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, और या फिर हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं कि सीने का जलना। फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस के किस तरह ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काज है वो रिलेटेड है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के साथ। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर से मुराद एसोफेगस का वो पार्ट जो स्टमक के साथ मिला होता है, मतलब सबसे आखिर वाला लास्ट पार्ट, उसे कहते हैं हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बेसिकली डायफ्राम से नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टमक के साथ अटैच होता है। जब इस स्फिंक्टर पर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अप्लाई होता है ना, तो फिर क्या होता है कि इसके जो मसल्स होते हैं वो रेनफोर्स्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उनमें टेंडरनेस आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो दोबारा वापस ऊपर एसोफेगस में चला जाता है, गर्ड की कंडीशन काज होती है। सेकेंडली, अगर एसोफेगस ओब्लिकली स्टमक के अंदर एंटर होती है तो ये इंश्योर करता है कि वो पार्ट जो डायफ्राम से नीचे है एसोफेगस का, जिसे हम इंट्रा एब्डोमिनल एसोफेगस भी कह सकते हैं, ठीक है, वो क्लोज है, जबकि स्टमक हमारे पास फुल है। जब गैस्ट्रिक कंटेंट का बार बार रिफ्लेक्स मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि लोअर एसोफेगस एसिड, पेप्सिन और बाइल से ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास एसोफेजाइटिस की कंडीशन, जिसे इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस कहते हैं, वो कर होती है। अब हम देखते हैं कि जब एसोफेजाइटिस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की जो टोन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, मतलब उसके अंदर सख्ती जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली एसोफेगस का स्फिंक्टर जो होता है वो सख्त होता है, टोनिकली कंट्रैक्टेड होता है, मतलब उसकी टोन जो होती है वो कंट्रैक्ट होती है, सख्त होता है। जब हम स्वॉलविंग करते हैं तो उसी टाइम रिलैक्स होता है, नॉर्मली वैसा नहीं होता। लेकिन जो गर्ड के पेशेंट होते हैं उनके अंदर इसकी टोन कम होना शुरू हो जाती है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन सीधा फ्लैट लेटने पर भी इंक्रीज़ नहीं होती। ठीक है, या टाइट क्लोथ पहनने की वजह से या प्रेगनेंसी होने की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो तब भी हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की जो टोन है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती, डिक्रीज़ होती है, सख्ती ख़त्म हो जाती है, तो ईजिली स्टमक का कंटेंट एसोफेगस के अंदर मूव कर जाता है। रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस का दूसरे नंबर पर जो कॉल आता है वो आता है डिफेक्टिव एसोफेजियल मोटेलिटी, यानी जब एसोफेगस की सही तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाती तो स्टमक से जो कंटेंट एसोफेगस के अंदर आया है वो ज़्यादा देर तक वहीं पड़ा रहता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स पुअर एसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर थर्ड नंबर पे आता है डिलेड एसोफेजियल एम्प्टिंग, यानी रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस के पेशेंट के अंदर एसोफेगस और गैस्ट्रिक का जितना कंटेंट है वो एम्प्टी होने में ज़्यादा वक्त लगाता है, डिले करता है, और इसका रीज़न अननोन है। फिर आता है जनाब हाइएटिस हर्निया। इसका मतलब है कि स्टमक का कोई भी पार्ट अपने लेवल से ऊपर की जानिब प्रोट्रूड हो जाता है। ठीक है, यानी चेस्ट के लेवल पे आ जाता है, डायफ्राम को क्रॉस करके। फिर इसकी आती हैं दो टाइप्स, एक होता है स्लाइडिंग हाइएटिस हर्निया, दूसरा होता है रोलिंग हाइएटिस हर्निया या पैरा एसोफेजियल हर्निया। पहले नंबर पे आता है स्लाइडिंग हाइएटिस हर्निया। इसके अंदर है कि जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो स्लाइड करके डायफ्राम के लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाता है। दूसरे नंबर पे आता है रोलिंग और पैरा एसोफेजियल हर्निया। इसके अंदर क्या होता है कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होता है और नॉर्मली फंक्शन भी कर रहा होता है, लेकिन स्टमक का अनदर पार्ट, स्टमक का पार्ट अपनी जगह से ऊपर की जानिब प्रोट्रूड कर जाता है। इसे कहते हैं रोलिंग और पैरा एसोफेजियल हर्निया। ये डायग्राम में देखिए कि स्लाइडिंग में सिर्फ गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन ऊपर की तरफ स्लाइड हो गया है, एंड सेकंड रोलिंग हाइएटिस हर्निया में क्या हुआ है कि स्टमक का अनदर पार्ट डायफ्राम के ऊपर चला गया है। डिस्कस करते हैं उन वजूहात को जिनकी वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ अकर होती है। सबसे पहले प्रेगनेंसी होगी तो कार्ड होगा लाजमी। ओबेसिटी, जितना मोटा बंदा होगा उसके अंदर फैट या कोलेस्ट्रॉल, कॉफ़ी और अल्कोहलिक इंजेक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही गर्ड कंडीशन होगी। लार्ज मील्स यानी ज़्यादा गोश्त खोर होगा, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग करने वाला, एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स कुछ ड्रग्स यूज़ कर रहा होगा जैसे कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स
एंड नाइट्रेट्स। ये ड्रग्स लेगा तो फिर भी गट की कंडीशन होगी। इसी तरह सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इसके अंदर क्या होता है कि स्किन जो होती है वो टाइट हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ स्किल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया। एक्लेजिया हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लोअर एसोफेजियल जंक्शन जो होता है, स्फिंक्टर होता है, वो उसके मसल रिलैक्स नहीं हो पाते, ओपन नहीं हो पाता, ठीक है, क्लोज हो जाता है। तो स्टमक के अंदर जो फूड आनी होती है वो स्टमक के अंदर जा नहीं रही होती, तो इसलिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ओपन करते हैं। तो जब ये ज़्यादा डायलेट हो जाए तो ये भी एक वजह बन सकता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का। एंड लास्ट वन है हाइएटस हर्निया। फिर आते हैं जी इसके क्लिनिकल फीचर्स, जिसके अंदर सबसे पहले हार्ट बर्न। ये होता है बिहाइंड द स्टर्नम, और स्टर्नम से लेकर थ्रोट तक ये रेडिएट होता है, ठीक है। ज़्यादातर खाना खाने के बाद ये होता है, आफ्टर मील। और तब जब हम बेंड करते हैं या कोई चीज़ उठाने लगते हैं तो फिर हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न की सेंसेशन होती है। हार्ट बर्न हमें रात के वक्त लेटे हुए भी महसूस होता है। फिर जब हम उठ के बैठ जाते हैं या चलने लगते हैं या हम एंटासिड्स लेते हैं तो फिर हमें रिलीफ मिल जाता है। सेकंड नंबर पे आता है रीग्रेडेशन ऑफ फूड, पार्टिकुलरली व्हेन वी लेइंग फ्लैट, ठीक है। फिर आयरन डिफिशिएंसी ड्यू टू ब्लड लॉस। फिर हम इसकी करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादातर हम 24 घंटे के लिए पीएच की मॉनिटरिंग करते हैं और बैरियम सॉलो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मानोमेट्री टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए काज ऑफ रिफ्लेक्स की किस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, यानी अगर एसोफेगस सही तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना कर रहा हो तो वो हमें मानोमेट्री टेस्ट में नज़र आ जाता है। एंड एंडोस्कोपी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इस रिफ्लेक्स की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए। अगर तो एंडोस्कोपी करने से सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, 24 आवर इंट्रा ल्यूमिनल या इंट्रा एब्डोमिनल पीएच मॉनिटरिंग हम इसलिए करते हैं टू कंफर्म द रिफ्लेक्स कि आया कि रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि पीएच इलेक्ट्रोड को सैलो कर ले, ठीक है। 5 सेंटीमीटर अबव द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हम उस पीएच इलेक्ट्रोड को फिक्स कर देते हैं। फिर हम पीएच सेंसिटिव प्रोब की मदद से इंट्रा ल्यूमिनल पीएच को रिकॉर्ड करते हैं। मोनोमेट्री हम परफॉर्म करते हैं टू सी द काज ऑफ द रिफ्लेक्स, वजह को जानने के लिए कि रिफ्लेक्स क्यों हो रहा है, ठीक है। टू सी द एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर, कि एसोफेगस की मोटिलिटी हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही से हो रही है नहीं हो रही है, उस वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको हम चेक करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसमें प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाता है विद इन द रीजन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर एंड द बॉडी ऑफ द एसोफेगस, शॉर्ट टाइम के लिए भी और अप टू 24 आवर्स के लिए भी ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बैरियम स्वेलो। इट शो द हाइएटस हर्निया विद रिफ्लेक्स ऑफ द बैरियम, यानी बैरियम जब रिफ्लेक्स करता है ऊपर जाता है तो पता चल जाता है कि वहाँ पर एक एरिया प्रोट्रूज हुआ हुआ है, ठीक है, हाइएटस हर्निया कंडीशन है। फिर आता है एसोफेगोस्कोपी, जो बेसिकली हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि रिफ्लेक्स की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को देखा जा सके। ये टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू बैरियम स्वेलो। बैरियम स्वेलो हमारे पास लेस सेंसिटिव है। एसोफेगोस्कोपी में क्या होता है कि हम एसोफेगस के म्यूकोजा को देखते हैं, अगर तो नॉर्मल है तो भी, और अगर एबनॉर्मल है, कोई इन्फ्लेमेशन हो या एसोफेजाइटिस और सीवियर उसके सिम्टम्स है तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इरोजिव एसोफेजाइटिस, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, या अल्सर है, या स्ट्रिक्चर्स हैं, तंग है, नैरो जगह है, ठीक है, या एडिनो कार्सिनोमा वहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे हम एसोफेगोस्कोपी में देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस ही यही है कि रिफ्लेक्स की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को नोट आउट किया जा सके। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम एंटासिड्स देते हैं, जिसके अंदर गैस्कोन 10 to 20 ml खाने के बाद हम रात को मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम म्यूकेन कहते हैं, 5 से 10 ml दिन में 3 या 4 दफ़ा खाने से पहले और सोते हुए लेनी है। इसके अलावा हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन को रिड्यूस करते हैं। ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले हम ये देते हैं। तो इनको याद करने के निमोनिक है ओल पर, ओ से ओमिप्राजोल, एल से लेंसोप्राजोल, पी से पेंटोप्राजोल, ई से एसोमिप्राजोल एंड आर से रेबिप्राजोल। इसके अलावा हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से लेस इफेक्टिव हैं। इसमें मेजरली रिनेटिडीन एंड फिमेटिडीन आता है। एक और टर्म याद कर लें कि रैपिंग ऑफ द गैस्ट्रिक फंडस अराउंड द एसोफेगस इज कॉल्ड द फंडुप्लिकेशन। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।